हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पर्चा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3rd एंड 4th अप्रैल के करंट अफेयर्स। 3rd अप्रैल को मंडे को हमारा वीकली सीए आया था, इसलिए हम करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग न्यूज़ को हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगली बात मैं कर लेती हूँ आज की क्लास की पीडीएफ के बारे में। तो 3 और 4 अप्रैल की मतलब आज की क्लास की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4th अप्रैल के आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। तो 4 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस हम 4 अप्रैल को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2005 में एक रेजोल्यूशन पास किया था और अप्रूवल दिया था कि हर साल 4 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस मनाएंगे। ठीक है, अब इस साल की थीम का तो मुझे नहीं आइडिया है, बट हाँ, यहाँ पर 2023 में जो कैंपेन रन हो रही है उस कैंपेन को माइन एक्शन कैन नॉट वेट के अंतर्गत कंप्लीट किया जा रहा है। तो कैंपेन का नेम क्या है? माइन एक्शन कैन नॉट वेट। चलो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह के बारे में। अब ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा संजय जसजीत सिंह। ठीक है, इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है क्योंकि 1 अप्रैल को जो वाइस एडमिरल थे एस एन घोड़मेट, उनका रिटायरमेंट हो गया 1 अप्रैल को। उसके बाद वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे बनाया गया? संजय जसजीत सिंह को बनाया गया। इसके पहले ये क्या काम कर रहे थे? तो इसके पहले ये डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं संजय जी के बारे में कि इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में दिया गया था। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? तो 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा संजय जसजीत सिंह, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके संजय जसजीत सिंह हैं, उन्होंने किसकी जगह ली है, किसकी जगह ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा सतीश कुमार नामदेव घोड़मेर की जगह। 2 ही प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इनका नाम नहीं भूलेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है और ये इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब ये एथलीट है, 95 ईयर्स की हैं और इनका नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है भागवनी देवी डागर। ठीक है, भागवनी देवी डागर। इन्होंने रिसेंटली 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इंडोर चैंपियनशिप पोलैंड में। तो बेसिकली अलग अलग कैटेगरी में जो है आप लोगों ने देखी होगी, जैसे दौड़ हो रही है, रेस हो रही है, तो अलग अलग कैटेगरी में होती है। तो एक कैटेगरी होती है 95 to 99 ईयर्स। तो इस कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जिनका नाम है भागवानी देवी डागर, और इन्होंने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। पहला गोल्ड मेडल इनको 60 मीटर रनिंग कंपटीशन में मिला है, दूसरा मेडल इनको शॉट पुट में मिला है और तीसरा इनको डिस्कस थ्रो में मेडल मिला है। तो आपको इसलिए भागवनी देवी डागर का नाम याद रखना है। हरियाणा की एथलीट हैं, 95 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने रिसेंटली 9th वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप पोलैंड में पार्टिसिपेट किया और 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने एथलेटिक जो करियर की शुरुआत है ना, वो 94 ईयर्स में ही की थी। मतलब आप कह सकते हैं कि 1-1.5 साल पहले ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इन्हें स्प्रिंटर दादी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भागवनी देवी डागर, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है? 4 ऑप्शन दे देगा, हॉकी, क्रिकेट, आपका बैडमिंटन या फिर एथलीट है। तो आंसर हो जाएगा ये एथलीट है। तो अगला क्वेश्चन है, इन्हें किन और अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें स्प्रिंटर दादी के नाम से जाना जाता है। किस राज्य से बिलोंग करती? तो हरियाणा से बिलोंग करती हैं ये, और इन्होंने रिसेंटली 9th वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप में पोलैंड में कितने मेडल हासिल किए हैं? तो 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि इनमें से किस कैटेगरी में इन्होंने मेडल हासिल नहीं किया है? तो 4 कैटेगरी रख देगा, है ना। एक में रख देगा कि 60 मीटर रनिंग में, अगले में रख दिया शॉर्ट पुट में, नेक्स्ट कैटेगरी बना दी यहाँ पे डिस्कस थ्रो,
इसके अलावा लिख दिया 100 मीटर रनिंग। तो आपको बस फाइंड आउट करना पड़ेगा किस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो 100 मीटर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि फार्मूला 1 रेसिंग है कंप्लीट हुई है, और इसमें मैक्स वर्स्टैपेन ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो रेड बुल के ड्राइवर है और नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने किसे डिफीट किया है, तो लुइस हैमिल्टन को डिफीट किया है। मतलब लुइस हैमिल्टन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में सेकेंड नंबर पर आते हैं, और लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि मैक्स वर्स्टैपेन ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। तो मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन। इसके अलावा इन दोनों प्लेयर्स के, मतलब इन दोनों रेसर के आपको कंट्री याद रखनी है कि कौन नीदरलैंड से है, कौन ग्रेट ब्रिटेन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। हम बात कर रहे हैं सलीम दुर्रानी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सलीम दुर्रानी जिनका रिसेंटली निधन हो गया, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे, तो सलीम दुर्रानी जी का एसोसिएशन क्रिकेट से था। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे। साथ ही पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था 1961 में। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो सलीम दुर्रानी का नाम आपको याद रखना है। आइए पूरी न्यूज़ को हम समझ लेते हैं। लीजेंडरी इंडियन टेस्ट क्रिकेटर सलीम दुर्रानी पास्ड अवे रिसेंटली, ठीक है। इनका जन्म जो है वो अफगानिस्तान काबुल में हुआ था, बट एक गुजरात में रह रहे थे। और 1960 से 1973 के बीच में इन्होंने कई सारे मैचेस जो हैं वो खेले हैं। इन्होंने गुजरात, राजस्थान और सौराष्ट्र का फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने का काम किया है। साथ ही पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1961 में। तो सलीम दुर्रानी का नाम इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है अंजलि शर्मा जो कि कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं अंजलि शर्मा, और इन्होंने रिसेंटली अभी माउंट किलीमंजारो पे फतेह हासिल की है, मतलब उस पर चढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की है। सो अंजलि शर्मा कॉन्कर्ड माउंट किलीमंजारो इन अफ्रीका बियरिंग लॉन्चारी। ये जो ड्रेस इन्होंने पहनी है ये अपनी गद्दी कॉस्ट्यूम है ये बेसिकली, जिसका नाम क्या है, लुंचारी। तो बेसिकली अपने गद्दी कॉस्ट्यूम को ये प्रमोट करना चाहती हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं, इसलिए अंजलि शर्मा इस कॉस्ट्यूम में जो है वो माउंट किलीमंजारो पे इन्होंने चढ़ाई की है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने पहले हनुमान टिब्बा और पहाड़ देव जैसे हाईएस्ट पीक जो है 6000 मीटर के, उनमें भी चढ़ाई की है। अगर हम माउंट किलीमंजारो के बारे में बात करें तो माउंट किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। माउंट किलीमंजारो क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की आपकी टॉलेस्ट या लार्जेस्ट आपकी कह सकते हैं कि रेंज है, पीक है। माउंट किलीमंजारो इज अफ्रीका टॉलेस्ट माउंटेन एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, जिसकी हाइट आप देखेंगे 5895 मीटर मिलेगी। और तंजानिया में आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में माउंट किलीमंजारो मिलेगा। अब माउंट किलीमंजारो की 3 कोन्स हैं, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, कीबो, मवेंजी और शिहरा। बेसिकली ये जो माउंट किलीमंजारो है ये क्या है, वॉल्केनो ही तो है ये, है ना, जो कि बिल्कुल बर्फ़ से कवर है, वैसा ही आपका ही वॉल्केनो है। तो कीबो यहाँ पे जो कोन है ना इसकी, कीबो ये टॉलेस्ट है इन तीनों में। और ये जो आपका कीबो है ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है। डॉर्मेंट वॉल्केनो मतलब सोया हुआ का मतलब क्या हो गया कि काफ़ी लंबे समय से इसमें कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है कि ये फट सकता है, इरप्शन हो सकता है। तो ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंट वॉल्केनो कहते हैं। तो कीबो जो है वो डॉर्मेंट वॉल्केनो है। बाकी दोनों जो कोन्स हैं वो कैसी हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, मतलब ये अब मर चुके हैं, अब इनमें फ्यूचर में कोई भी इरप्शन नहीं होगा। अब किलीमंजारो जो नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को ने 1987 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स से। नेक्स्ट है, अगली पर्सन है जिनका नाम है सारा थॉमस का रिसेंटली निधन हो गया है। और ये कौन थी, तो ये मलयालम साहित्य से इनका एसोसिएशन रहा है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो नोटेड ऑथर सारा थॉमस पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88।
और इन्हें दो बार केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, 2010 में इन्हें मलयालम लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया गया था और इनकी एक जो रचना थी जिसका नाम क्या है, मुरी पादुकल, इस रचना के ऊपर, इनकी रचना के ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो आपको याद रखना कि मलयालम साहित्य से एसोसिएशन था सारा थॉमस का, इनका निधन हो गया है। चलिए, अब अडानी ग्रुप ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक ने रिसेंटली कराईकल पोर्ट देखिए, जो हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये इसका वेस्टर्न कोस्ट है और ये इसका ईस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट में आपको यहाँ पे तमिलनाडु देखने को मिलेगा और तमिलनाडु में आपको पौंडीचेरी का एक हिस्सा देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको करई कनाल पोर्ट मिलेगा। तो इस करई कनाल पोर्ट को एक्वायर करने का काम पौंडीचेरी में किसने कर लिया है, अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक ने कर लिया है। कि करईकाल पोर्ट जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था वो कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी में है। इसे किसने एक्वायर कर लिया है, तो कराईकल पोर्ट को एक्वायर करने का काम अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने किया है, जो कि अडानी ग्रुप के अंदर ही काम करने वाली एक सब्सिडी है। ठीक है, बेसिकली जो कराईकल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौंडीचेरी में 2009 में इस पोर्ट को तैयार किया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा आपका तमिलनाडु दिखाई दे रहा होगा। तमिलनाडु में आपको यहाँ पे चेन्नई पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कामराज पोर्ट देखने को मिलेगा और ये कुछ हिस्सा आपको पौंडीचेरी का मिलेगा। यहाँ पर आपको कराईकल पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और फिर आपको यहाँ पे तूतीकोरन पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये पूरा आपकी ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री पे ये कुछ पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पोर्ट्स को याद रखेंगे। हालांकि ये सारे पोर्ट्स यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कराईकल पोर्ट को एक्वायर करने के बाद टोटल अडानी ग्रुप के 14 पोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं। 14 पोर्ट्स अडानी ग्रुप के हमारे देश में ऑपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगला है यहाँ पे एक नेशनल पार्क जिसका नाम है एराविकुलम। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन। तो एराविकुलम नेशनल पार्क आपको केरला में देखने को मिलेगा, पहली चीज़ हो गई, यहाँ पे केरला में देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एराविकुलम नेशनल पार्क का फॉर्मेशन कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 1975 में और फिर 1978 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। 1978 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो नीलगिरी तहार जो माउंटेन गोट होती है ना, नीलगिरी तहार के लिए आपका ये नेशनल पार्क जाना जाता है। तो पहले तो 3 बात ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम न्यूज़ पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक फ्लावर का नाम सुना होगा, नीलकुरंजी। नीलकुरंजी एक फूल है जो कि 12 साल में एक बार खिलता है। तो इसी नेशनल पार्क में, इसी लैंड पे आपको वो फूल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए न्यूज़ पे बात करते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला बिकम द फर्स्ट टू हाउस अ फर्नेरियम मतलब फर्न का जो आपका एक कह सकते हैं कि डेकोरेशन पर्पस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड में फर्न रखे गए हैं। कहाँ पर, केरला के इस नेशनल पार्क के अंतर्गत। अब ये फर्न क्या होते हैं, तो आपने इस तरीके के पेड़ देखे होंगे जिसमें फूल नहीं होते हैं और नुकीली लंबी ऐसे कांटेदार टाइप की, इस तरीके से नुकीली आपकी पत्तियां दिखाई देती, इसे हम फर्न कहते हैं। ठीक है, तो फर्न जो है वो एपिफाइटिक फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, एपिफाइटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये अपना न्यूट्रिशन, वाटर न्यूट्रिशन जो है वो लीचिंग प्रोसेस से लेते हैं फ्रॉम ट्री। तो लीचिंग प्रोसेस से, ट्री से जो है ये फर्न अपने न्यूट्रिशंस को और वाटर को लेने का काम करते हैं। ठीक है, एंड एपिफाइट इज अ प्लांट दैट डज नॉट प्लेस रूट इन अ ग्राउंड टू ग्रो बट ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट। तो ये आपको याद रखना है कि एपिफाइटिक फैमिली से फर्न बिलोंग करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इसरो के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि हम जनरली जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट हमको एक लॉन्चिंग व्हीकल की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा PSLV के बारे में, GSLV के बारे में, है ना। तो जब हम लॉन्चिंग व्हीकल्स के साथ सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग व्हीकल थोड़ी ना रिटर्न होके आते, वो तो वहीं डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। अगला सैटेलाइट भेजना है तो अगला लॉन्चिंग व्हीकल आप तैयार करोगे, इसलिए सैटेलाइट भेजने में आपको खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसरो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा था कि वो रियूजेबल
लॉन्चिंग व्हीकल को तैयार करे। तो यहाँ पर फाइनली इसरो ने जो है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की टेस्टिंग कंप्लीट की है, तो इसलिए ये न्यूज़ बड़ी खास हो जाती है। आइए हम देखते हैं, इसरो सक्सेसफुली अचीव रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। तो इसरो ने जो है वो रिसेंटली रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को कंप्लीट किया है। कहाँ पर? कर्नाटका से। कहाँ पर? कर्नाटका से इसे कंप्लीट किया गया है। ठीक है, बेसिकली क्या किया गया, इस तरीके का पहला मिशन कि कोई भी देश जो है वो कर रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया अपने मिशन में ये जो आपका इतना हिस्सा था, आपका जो विंग बॉडी थी, उसको हेलीकॉप्टर से कैरी करवाया। हेलीकॉप्टर इसको ले गया 4.5 किलोमीटर की हाइट पे, 4.5 किलोमीटर की हाइट पे ये ले गया, और वहां पे जाके मिड एयर में हेलीकॉप्टर ने इस विंग बॉडी को छोड़ दिया हवा में, और फिर इस विंग बॉडी ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटोनोमस जो है वो सेफली लैंडिंग की है। तो ये इसरो ऐसा करने वाला वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगली एक्सरसाइज का नाम, जिसका नाम है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2023। ये रिसेंटली शुरू हुई है। 3 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में एक्सरसाइज चलने वाली है। ठीक है, 10वां संस्करण 10th नंबर का एडिशन है, और श्रीलंका के कोलंबो में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। तो 10th बायलिटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज SLINEX SLINGS 2023 विल बी कंडक्टेड इन कोलंबो। कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? श्रीलंका के कोलंबो में कंडक्ट हो रही है। 10वां एडिशन है, 2 फेजेस में कंडक्ट होगा, बेसिकली हार्बर फेज और सी फेज। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS किल्टन और INS सावित्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब रिसेंट में हुई कुछ एक्सरसाइज है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। कोंकण अरेबियन सी में इंडिया और यूके के बीच में। फिर आपको ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था, है ना, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये कहाँ हो रही थी? पुणे में हो रही थी। सी ड्रैगन का 3रा एडिशन कहाँ हुआ? आप इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज हुई। और एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13th नंबर का एडिशन हुआ, और ये आपको इंडिया और सिंगापुर के बीच में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली इजराइल ने अपना ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट को ऑर्बिट में बिठा दिया है। तो इजराइल ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना स्पाई सैटेलाइट, जिसका नाम है ओफेक 13। ओफेक 13 इन्होंने शुरू किया। बेसिकली ओफेक जो सीरीज है ना, इस सीरीज को इजराइल के द्वारा 1988 में शुरू किया गया था, और ओफेक जो 16 था उसको 2020 में टॉप सिक्योरिटी प्राइज भी दिया गया था। ठीक है ना, तो इसने इसको ऑर्बिट में भेजा गया ओफेक 13 को। इसके बाद इसने काम करना भी शुरू कर दिया है लॉन्च करने के बाद, और हाई क्वालिटी डेटा और इमेज को इसने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि ओफेक 13 क्या है। तो ये स्पाई सैटेलाइट है, किस देश का है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल का है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस इन भोपाल। तो रिसेंटली आपको मैंने बताया था कि भोपाल के मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। वहां पर इन्होंने 11th नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की, जो कि आपकी भोपाल से मतलब आपके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जो है वो दिल्ली के बीच में चलेगी। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा इन्होंने कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे, और आपके यहाँ पे आप देखेंगे अजीत डोभाल जी भी यहाँ पर शामिल थे, जहाँ पे कई सारे मुद्दे जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं वहाँ पर डिस्कशन किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो थीम रखी गई है इस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की, उसका नाम था रेडी, रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट। नेक्स्ट है इरडई। इरडई क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। इसने रिसेंटली LIC, GIC-RE एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस को डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की कैटेगरी में शामिल किया है। अब जरा इस बात को समझते हैं। तो बेसिकली इरडई क्या करती है? हमारे देश में कई सारी इंश्योरेंस कंपनी है ना। अब कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट सबसे बड़ा है, यूजर सबसे ज़्यादा है, साइज कैसा है, ठीक है ना, और जिनके फेल हो जाने से हमारी इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को ये शॉर्ट लिस्ट करती है। ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। तो इसमें इन्होंने 3 इंश्योरेंस को शामिल किया है इरडई ने। कौन कौन सा? एक तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा आपका यहाँ पे द न्यू इंडिया अश्योरेंस कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, और तीसरा है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं बस। नेक्स्ट है
रिसेंटली यहाँ पे सेकेंड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, कहाँ पर, सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर की G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में हुई। और हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, वो इसमें शामिल हुए थे। और जी किशन रेड्डी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज्म के सेक्टर में काफ़ी काम कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि 2047 तक, जब हमारी आज़ादी को 100 ईयर हो जाएंगे, जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, तो पर्यटन के सेक्टर में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। इंडियन एम्स टू बिकम $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047, ऐसे हमारे पर्यटन मंत्री के द्वारा कहा गया है। और इन्होंने 2023 को, मतलब ये जो पूरा साल चल रहा है ना, इसे विजिट इंडिया ईयर डिक्लेयर किया है। विजिट इंडिया ईयर 2023 बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत हुई है और इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा कुछ समय पहले बताया गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2047 तक $26 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी, तो $26 ट्रिलियन की हो जाएगी। और कब तक $1 ट्रिलियन का भारत का पर्यटन हो जाएगा, तो 2047 तक। तो दो डेटा बस आपको यहाँ पर पूरे के पूरे इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस के द्वारा। फ्रांस में एक परेड होती है जिसे हम बेस्टिल डे परेड के नाम से जानते हैं। और ये जो बेस्टिल डे परेड है ना, ये 14 जुलाई को कंडक्ट कराई जाती है। और 1880 से ये परेड आयोजित की जा रही है। और आप कह सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी परेड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस परेड के लिए एज अ गेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ्रांस ने इनवाइट किया है। तो फ्रांस हैज़ रिसेंटली इनवाइटेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट पेरिस एज अ गेस्ट एट द एनुअल बेस्टाइल डे परेड। तो बेस्टाइल डे परेड 14 जुलाई को होगी। उसके लिए यहाँ पर किसे इनवाइट किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है। ये जो परेड है ये पेरिस में होती है। 14 जुलाई को 1880 से इस परेड की शुरुआत हुई थी। इसे नेशनल डे ऑफ फ्रांस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वेस्टाइल वही रीज़न है जहाँ से यहाँ की जेल से बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1789 में हुई थी। उसी दिन को याद रखने के लिए वेस्टाइल डे परेड मनाई जाती है। क्लियर। तो ये आज हमारी न्यूज़ थी। अब शॉर्ट न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज़, यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें बताया है कि भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, मतलब हम कृषि के क्षेत्र में जो निर्यात करते हैं, कृषि के क्षेत्र में हम जो निर्यात करते हैं उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है कितनी, 6.04% की। तो पूछा जाएगा कि जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर था, मतलब जो ख़त्म हो गया है अभी, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो आप कहेंगे कि 6.04% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और कितना यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो $43.37 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक। अगले पर्सन का नाम आप याद रखेंगे जिनका नाम है अरविंद चिदम्बरम, ठीक है। ये कौन है, एक चेस खिलाड़ी है, ये कौन है, एक चेस प्लेयर है। और इन्होंने रिसेंटली दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। और 2015 में इन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी दिया जा चुका है। तो अरविंद चिदम्बरम किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा चेस। इन्हें कब ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया, तो 2015 में दिया गया, ठीक है। अगली बात करते हैं फिनो बैंक जो है राजस्थान रॉयल का ऑफिशियल डिजिटल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि IDFC फर्स्ट बैंक किस IPL की टीम का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है। IDFC फर्स्ट बैंक किस टीम का IPL की ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स में कवर कराया है। आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और फिनो बैंक जो है वो राजस्थान रॉयल्स का ऑफिशियल डिजिटल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल के बारे में। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसने अचीव किया है बेस्ट एनुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2022-23, उसमें बेस्ट एनुअल प्रोडक्शन किसको दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती हूँ बायकॉम सत्याग्रह के बारे में। इस बायकॉम सत्याग्रह की
सेंचुरी ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है केरला और तमिलनाडु के द्वारा। तो केरला और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने साथ में मिलकर इनॉग्रेट किया है सेंचुरी ईयर बाइकॉम सत्याग्रह। बाइकॉम सत्याग्रह के बारे में 2-3 बातें आप सुन लीजिए। क्या बातें? पहली बात तो बाइकॉम सत्याग्रह हमारे देश का पहला एंटी कास्ट स्ट्रगल या एंटी कास्ट मूवमेंट था। एंटी कास्ट मूवमेंट था मतलब क्या हुआ? ये हमारे भारत का पहला एंटी कास्ट मूवमेंट है। इसका ये मतलब हुआ जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो दलित वर्ग है, जो अनटचेबल है, उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी क्योंकि उनको मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी और वो लोग मंदिरों में एंट्री करना चाहते थे। तो तब से ये एंटी कास्ट स्ट्रगल शुरू हुआ जिसको हम बाइकॉम सत्याग्रह कहते हैं। और त्रावणकोर उस समय का जो प्रिंसली स्टेट था, वहां से सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। बाइकॉम सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो 30 मार्च को हुई थी 1924 में, 1924 में। ठीक है। नेक्स्ट है इटालियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इंग्लिश और दूसरी फॉरेन लैंग्वेज को इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश और दूसरी फॉरेन लैंग्वेज का यूज इटली में नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ करेंट अफेयर्स थे। अंत में बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द विजन टू बिकम अ $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय विच ईयर। तो किस साल तक हमारे पर्यटन के सेक्टर में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अचीव कर लेंगे? तो आंसर हो जाएगा 2047 तक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। 95 ईयर ओल्ड इंडियन प्लेयर भागवनी देवी डागर, जिन्होंने रिसेंटली 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया के लिए, किस गेम से हैं? तो आंसर हो जाएगा, ये एथलीट है। इन्होंने 3 स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। 60 मीटर रेस में जीता है, शॉर्ट पुट में जीता है और आपका डिस्कस थ्रो में जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेवल स्टाफ कौन बन गए? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए? तो संजय जसजीत सिंह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिसेंटली एयरटेल के साथ मिलके किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की है? तो एयरटेल के साथ मिलके हमारा जो पेमेंट इंडियन पोस्ट पेमेंट सिस्टम है या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने एयरटेल के साथ मिलके व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की है। नेक्स्ट है किस एडिशन की शुरुआत हुई है इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज की? कोलंबो श्रीलंका में। तो आंसर हो जाएगा ये 10th एडिशन है, 10वां संस्करण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली किसने जीता है? तो अभी हमने आपको बताया रेड बुल के ड्राइवर हैं, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अडानी पोर्ट के द्वारा रिसेंटली कराईकल पोर्ट को एक्वायर कर लिया है और अब टोटल 14 पोर्ट इंडिया में ऑपरेटेड किए जा रहे हैं बाय अडानी पोर्ट। पूछा जा रहा है कराईकल पोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी या पुदुचेरी में आपको मिलेगा, ऑप्शन डी। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। फिनलैंड रिसेंटली नेटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है। तो फिनलैंड किस नंबर का मेंबर है नेटो का? 35, 35वें नंबर का, 29वें, 29 का, 31, 31वें नंबर का या 40वें नंबर का? ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देंगे। तो 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। पहला आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि IDFC जो फर्स्ट बैंक है वो किस आईपीएल टीम का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है? इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर भी आपको वही मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।